हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का एक चैप्टर रासायनिक बलगतिकी लेकर के आया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके हम एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हालांकि सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस चीज़ को कैसे बताया जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। पहला पॉइंट होगा कि अभिक्रिया की दर या वेग। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इसकी पूछी जा सकती है या इसके जो फार्मूले बनेंगे ये भी पूछा जा सकता है। परिभाषा मैंने इसका लिख दिया है। अब इसमें जो है कि आप देखेंगे कि क्या है, किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए रासायनिक घटक। रासायनिक घटक का मतलब हुआ दो चीज़ें होती हैं, एक तो होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद। अभिकारक को हम कभी भी इंडिकेट करेंगे तो R से और उत्पाद को कैसे, P से। R का मतलब होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, और P का मतलब होता है प्रोडक्ट, दैट इज उत्पाद। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है किसी भी टाइम में, जो अभिकारक या वो चाहे रासायनिक घटक का मतलब अभिकारक या उत्पाद, इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है तो कुछ टाइम लगता है। सांद्रता में परिवर्तन होने के लिए कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो देखो भाई, सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया के वेग को इंडिकेट करता है, यानी अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको हमेशा क्या बोलते हैं, धनात्मक होता है। तो अब जैसे मान लो कि R का मतलब R किसमें, कोई अभिकारक है जो कि कुछ समय बाद किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। सपोज करिए कि अगर कभी T बराबर हमने 0 लिया तो इस R की जो सांद्रता होगी वो सबसे ज़्यादा यानी 100% होगा। अगर इसकी सांद्रता को हम कहते हैं कि R0, किसी भी तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई इसको X से इंडिकेट करता है, कोई इसको A से इंडिकेट करता है, किसी भी तरह से इंडिकेट। स्टार्टिंग में हम इसके अभिकारक की सांद्रता को R0 से, चाहे X चाहे A, जैसे हम यहाँ पे इसको R0 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कुछ नहीं रहता, उस टाइम 0 होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे अभिकारक की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है और उत्पाद की वैल्यू धीरे धीरे बनती जाती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कुछ टाइम पर T बराबर मान लीजिए T टाइम पर इसकी सांद्रता में कमी हो गई, जिसका मान कितना हुआ R, और ये अगर जो बना तो वो क्या बनेगा भाई, R में से, R0 में से कुछ न कुछ घटेगा। हमने कोई एक डाटा मान लिया, कुछ करीब वो X है, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है R0 माइनस X। तो प्रारंभ में R0 था यानी R0 था, उसमें से कुछ घटा, तो जो घट करके बचने वाला जो चीज़ है वो क्या है, आपका R है। तो ये T बराबर T टाइम पर इसकी सांद्रता होती है। अब इसको कहा जाता है कि अभिक्रिया के वेग को लिखा कैसे जाता है। तो अभिक्रिया के वेग को लिखने के जो तरीके हैं वो 2-3 तरीके से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैं जिस तरह से इसको लिखूंगा वो आपका देखिए क्या चीज़ है। तो देखो भाई, R जो है यानी कि अभिकारक, जो हम कहेंगे कि अभिकारक के खत्म या समाप्त होने की जो दर होगी, खत्म कर लीजिए, या समाप्त होने की या कम होने की या घटने की जो दर होगी, या कि दर या वेग, की दर या वेग जो लिखा जाएगा वो किस तरह से। तो अभिकारक के लिए अगर हम कभी भी लिखेंगे तो जो मान लिखा जाएगा या फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो उसको हम लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी लिखेंगे या परिवर्तन लिखिए। परिवर्तन का मतलब ही इसमें क्या हो जाएगा, कमी, क्योंकि अभिकारक पहले घटता है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी कह सकते हैं, या परिवर्तन ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय लगा समय, ये हो जाएगा किसके लिए, अभिकारक। अभिकारक के खत्म होने की जो दर होगी या अभिकारक के वेग जो होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से हम किसके लिए लिखेंगे, उत्पाद के लिए। जब उत्पाद, अब अभिकारक खत्म होगा तो उत्पाद क्या होगा, बनेगा, तो उत्पाद के बनने की दर, बनने की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, उत्पाद की, ऊपर वाला सेम चीज होगा, सांद्रता में परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन का मतलब होगा वृद्धि से, क्योंकि अभिकारक में कमी होगा तो ये बढ़ेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, वृद्धि।
डिवाइड बाय लगा समय, और लगा समय को हम कैसे इंडिकेट करेंगे बाद में डेल्टा टी से। किससे इंडिकेट करेंगे? डेल्टा टी से। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ये फार्मूला होता है। इसी को बोला जाता है कि हम दूसरे तरह से कैसे लिखा जाए, यानी किसी इंडिकेशन को लिखा जाए तो किस तरह से उसको लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को लिखने का जो तरीका होगा वो दूसरी तरह से हम कैसे इसको लिखेंगे। ये तो हमने थियोरेटिकल यानी कि कैसे शब्द में लिखा जाता है वो, इसी को केवल वेग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई अभिकारक उत्पाद में चेंज होता है तो वेग का जो इक्वेशन बनता है या अभिक्रिया की वेग का जो इक्वेशन होगा या सूत्र बनेगा वो किस तरह से होगा। तो अभिकारक, इसको ऐसे एक लाइन में लिखेंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय जो समय लगता है उस समय को हम लोग डेल्टा टी से इंडिकेट करेंगे, दैट इज डेल्टा टी। अब अगर अभिकारक की बात की जाएगी तो अभिकारक के लिए हम लोग इसको कहेंगे कि अभिकारक में कमी हो रही है, और उत्पाद की बात की जाएगी तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो अलग अलग भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैंने R को बोला कि R यानी अभिकारक, R मतलब रिएक्टेंट होता है, R का मतलब अभिकारक। अगर मैंने अभिकारक के लिए वेग लिखना स्टार्ट किया तो किस तरह से लिखेंगे उसको हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे। तो R के लिए जब हम लिखते हैं यानी अभिकारक के लिखते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अभिकारक के खत्म होने की दर, खत्म होने की दर या वेग, इसको हम लिखेंगे माइनस में डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय डेल्टा टी। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता, कि अभिकारक की सांद्रता में चेंजिंग, ये डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है? चेंजिंग यानी परिवर्तन, और डिवाइड बाय जो समय लगता है, स्टार्टिंग से कुछ समय लगेगा ना उस समय को हम लोग डेल्टा टी से। माइनस क्या शो करता है? माइनस ये शो करता है कि पहले तो देखो भाई, हम अगर R की बात कर रहे हैं पहले इसको देखो फिर उत्पाद के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर मैंने R से P को बनाया, स्टार्टिंग में मान लीजिए कि इसके 10 मोल थे, इसके कितने थे? 10 मोल थे, और ये स्टार्टिंग में 0 था, तो T बराबर ये 0 पे 10 मोल था, और T बराबर कुछ समय लगा, मान लीजिए T समय लगा, तो इसके 5 मोल खत्म हो गए, तो ये 5 बन गया। ये 10 था तो ये 0 था, और जब ये 5 मोल खत्म होगा तो इसके 5 मोल बचेंगे। तो हम जब डेल्टा R निकालेंगे तो डेल्टा R की मान को निकालने के लिए देखो यहाँ पे डेल्टा R की वैल्यू निकालेंगे जब, तो कैसे निकालते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो मान कितना आएगा? 5 माइनस 10, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। तो जो डेल्टा R का मान आ रहा है वो कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। अब यह ऋणात्मक आ रहा है, और कभी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो ऋणात्मक होता नहीं है। तो अगर यह मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम लोग एक और माइनस बढ़ाएंगे, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। इसीलिए जब हम वेग लिखते हैं तो वेग लिखने के लिए क्या करेंगे? जैसे इसमें हम इसी में पुट करते हैं तो मान कितना आएगा? देखो भाई -5, एक माइनस से 5 हो गया, और माइनस पहले से करेंगे और डिवाइड बाय डेल्टा। तो अब ये वैल्यू जो आएगी बताइए पॉजिटिव में आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए मैंने वेग को बोला स्टार्टिंग में कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सदैव क्या होता है? धनात्मक। तो ये जो माइनस आता है इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ऑलरेडी माइनस बढ़ाएंगे, एक तो पहले से ही रहता है, एक माइनस बढ़ा करके इसको प्लस कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो कभी भी अभिक्रिया का वेग ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए अभिकारक के लिए याद रखिएगा, अभिकारक के लिए हम कभी भी वेग का सूत्र लिखेंगे तो माइनस यहाँ पहले लगाएंगे, क्योंकि अभिकारक में कमी होती है। और जब हम सांद्रता लिखते हैं तो ये जो डेल्टा R करता है ये फाइनल माइनस इनिशियल करता है। तो अगर फाइनल हम लेंगे तो फाइनल तो कम होगा और इनिशियल वाला ज़्यादा होगा, तो जब कम होने से ज़्यादा को घटाएंगे तो मान माइनस आएगा, उस माइनस को प्लस करने के लिए एक माइनस बढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस दिखता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? देखिए अब अगर अभिकारक के लिए हम सूत्र लिखेंगे तो ये बनेगा। सेम है यहाँ पे हम किसके लिए लिखेंगे? उत्पाद। अगर ये खत्म हो रहा है तो ये क्या होगा? बनेगा। उत्पाद के बनने की दर या बनने का वेग, जो इक्वेशन बनेगा वो क्या? तो यहाँ पे देखो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P, ये P क्या चीज है? प्रोडक्ट है।
यहाँ देखो डेल्टा पी में हमने कोई माइनस माइनस नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी कैसा आएगा, प्लस में आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया जब ये R से P बन रहा है, जब ये 10 था तो ये 0 था, जब ये 5 होगा तो ये 5, जब फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो 5 में से 0 घटेगा तो माइनस वैल्यू तो आएगी नहीं, वैल्यू कैसी आएगी, प्लस। तो इसको प्लस बनाने के लिए हमें किसी माइनस कर सकता नहीं है, ऑलरेडी किस में आता है, प्लस में आता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? अगर ये बात क्लियर हो गई तो देखो भाई ये सूत्र होता है, कभी भी इन दोनों सूत्रों को आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। किसके लिए लिखा जा रहा है, अभिकारक के खत्म होने का दर और उत्पाद के बनने का दर। तो अभिकारक और उत्पाद के लिए इतना ही है, ठीक। उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और आगे समझेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे हम लोग एग्जाम्पल को थ्रू देखेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया बन रहा है। अमोनिया कैसे बनता है भाई, देखो भाई नाइट्रोजन होगा प्लस 3H2 डैश बराबर 2NH3। अगर कहा जाए कि इसके लिए हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी एक एक घटक का, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और ये अलग, यानी ये दोनों मिलकर के अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक में दो चीजें, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक एक घटक के लिए इक्वेशन लिखता हूँ या सूत्र लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे, उस सूत्र को जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए अमोनिया इधर अभिकारक है तो ये दोनों मिलेंगे, जब मिलेंगे तो इनकी वैल्यू कम होगी, तो जब कम होगी तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन के खत्म होने का जो वेग होगा, हाइड्रोजन के खत्म होने का जो वेग होगा, और अमोनिया के लिए जब लिखेंगे तो अमोनिया के बनने का जो वेग होगा, उस वेग को हम लोग कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के खत्म या समाप्त या कम होने का वेग, खत्म होने का वेग जब हम लिखेंगे, क्योंकि ये अभिकारक है और मैंने अभी सूत्र में बताया कि अभिकारक के लिए हम एक माइनस चिन्ह लगाएंगे और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय डेल्टा T। ये किसके लिए होगा, नाइट्रोजन के लिए। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए जब लिखेंगे तो हाइड्रोजन के खत्म होने का जो वेग होगा, ध्यान दीजिएगा अगर मैं एक घटक को लिखूंगा, यानी खत्म होने का जब घटक लिखूंगा, वेग लिखूंगा, तो उसके लिए ये जो हमने 3 लिया, ये 3 मॉलिक्यूल है, इस 3 से हम भाग नहीं देंगे। हम अभी अभिक्रिया का वेग नहीं लिख रहे हैं, किसी एक घटक का समाप्त होने का वेग लिख रहे हैं। किसी एक घटक में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो माइनस में डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय डेल्टा T। ध्यान दीजिएगा हमने 3 से अभी इसमें भाग नहीं दिया, भाग कहाँ देंगे उसको भी बताएंगे। तो ये तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए होगा, लेकिन अमोनिया के लिए जब लिखेंगे तो देखोगे NH3 के बनने का वेग वो क्या होगा, उसके लिए हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन या कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय डेल्टा T। क्योंकि ये उत्पाद है तो इसमें हमने कोई माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये जो हमने लिखा है ना, इस चीज को आप लोग इसी तरह से लिखेंगे अगर एक एक कंपोनेंट को लिखते हैं तो, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो हम थोड़ा सा इसको और, यानी इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि कब ये जो स्टैक्योमेट्री है, ये 3 को और ये 2 को और ये जो 1 है इसके 1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्री। कब स्टैक्योमेट्री का यूज होता है, और जब स्टैक्योमेट्री का यूज होगा तो एक घटक नहीं होगा, पूरे अभिक्रिया का वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। उसके लिए हम कैसे लिखते हैं उसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो देखो भाई पहली लाइन जो है वो क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे जो है, नाइट्रोजन जिस वेग से समाप्त हो रहा है उसके दोगुने वेग से अमोनिया क्या हो रहा है, बन रहा है। तो जो नाइट्रोजन है हमारा, यानी नाइट्रोजन या इसका वेग हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन जिस वेग से समाप्त हो, यानी नाइट्रोजन का अगर 1 मोल खत्म हो रहा है तो अमोनिया कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि नाइट्रोजन का जो वेग है वो क्या होगा, तो डेल्टा N2 डिवाइड बाय डेल्टा T विथ माइनस साइन इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ अमोनिया के साथ,
NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जिस वेग से नाइट्रोजन समाप्त हो रहा है उसके 2 गुने वेग से बने, यानी यह जो है इसका 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 मोल जब यूज हो रहा है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब मुझे इस पूरे इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये इसका क्या कहलाएगा, 2 टाइम्स कहलाएगा। अब अगर मैं इसी 2 को उधर भेज देता हूँ तो बताइए क्या कहलाएगा, माइनस में डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये मैंने नाइट्रोजन का इसके साथ यूज देखा, तो ये हमारा बन गया नाइट्रोजन और अमोनिया के लिए। इसी तरह से जब मैं इसमें देखूंगा कि नाइट्रोजन का 1 मोल जब समाप्त होता है उस समय हाइड्रोजन का कितना मोल समाप्त हो रहा है, 3, यानी हाइड्रोजन 3 गुना रेट से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है नाइट्रोजन की तुलना में। यानी नाइट्रोजन का अगर 1 मोल या 1 कंपोनेंट जाता है तो हाइड्रोजन का कितना कंपोनेंट जा रहा है, 3 कंपोनेंट जा रहा है। तो किस रेट से हाइड्रोजन समाप्त हो रहा है, नाइट्रोजन के 3 गुने रेट से। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो देखो भाई, डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, डेल्टा, पहले इसको लिख लीजिए क्योंकि ये दोनों क्या है, अभिकारक है। तो दोनों अभिकारक है तो दोनों तरफ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। लेकिन हाइड्रोजन का कौन से रेट से समाप्त हो रहा है, इसके 3 गुने टाइम से समाप्त हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसके बराबर होगा। यानी कि जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यह हाइड्रोजन इसके 3 गुने रेट से बढ़ा है। ये 1 मोल खत्म हो रहा है तो ये 3 मोल खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये 3 गुने वेग से इससे समाप्त हो रहा है। तो इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यह वेग इसके बराबर होगा। तो इस 3 को जब मैं उधर करूंगा तो क्या कहलाएगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस में 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये बनेगा। अब ये जो बन रहा है एक एक चीज, ये क्या है, अभिक्रिया के वेग को इंडिकेट कर रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने बस इतना जाना है कि कैसे हम अभिक्रिया के वेग को इंडिकेट करते हैं। जहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया का मैंने कंपेयर करके देखा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करके देखा है। अतः जब हम अभिक्रिया के वेग को लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब जो मैं लिखने वाला हूँ इस पूरे में अभिक्रिया के वेग को लिखूंगा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये तो हमारा पूरा कहलाएगा नाइट्रोजन, ये भी है, ये भी, और ये दोनों आपस में सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा, इस पूरे अभिक्रिया का जो वेग बनेगा वो क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखेंगे, देखो भाई ध्यान से देखिएगा। माइनस में अगर नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो पूरा ये होगा माइनस में, क्योंकि इसके पहले 1 है तो माइनस में 1/1 उसको लिखा नहीं जाएगा। लेकिन और अगर कोई चीज होगा तो उसको हमें लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो देखो इसके क्या मान है, इतना मान है, माइनस में 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अमोनिया के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, अमोनिया का जो स्टोइकियोमेट्री होता है 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी स्टोइकियोमेट्री होता है उससे भाग देंगे तभी ये निकल के आएगा अभिक्रिया का वेग। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये पूरी जो चीज है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये पूरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा रेट, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि बताइए ये क्या चीज है, केवल इतना क्या चीज है, तो क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। ये क्या चीज है, अमोनिया के एक, यानी अमोनिया के बनने की दर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, अमोनिया के बनने का ये वेग है। ये हाइड्रो अभिक्रिया के वेग को लिखने के लिए हम आप लोगों के सामने एक और एग्जांपल लेकर गए। इस एग्जांपल के थ्रू हम अभिक्रिया के वेग को आपको समझाएंगे कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए A और B ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, C और D। तो इसके वेग को लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो वेग बराबर क्या होगा, या अभिक्रिया का वेग या वेग। तो वेग
इज इक्वल टू, हम इसके लिए जब लिखेंगे क्योंकि ये अभिकारक है इसके लिए माइनस में 1/a डेल्टा a डिवाइड बाय डेल्टा t। यार कि अभी देखो बस अभी इतना समझिए, ये जो मैंने लिखा माइनस में डेल्टा या अपन डेल्टा t, ये a के खत्म होने का दर या वेग है। ठीक, अगर मैं b को लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस में डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ b डिवाइड बाय डेल्टा t। इसको जो मैंने लिखा अकेले, ये किसके लिए है, b के खत्म होने की दर है या वेग है। और जब c के लिए लिखेंगे तो c के बनने की दर होगी यानी कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाय डेल्टा t। और d के लिए होगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ d डिवाइड बाय डेल्टा t। अगर ये जो चीज मैंने लिखा अभी एक एक घटक के लिए लिखा है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में a, b, c और d के लिए केवल बात की गई है। अब इसको अगर मैं इक्वेट करना चाहूंगा तो इक्वेट नहीं कर सकता, इक्वेट तभी होगा जब ये अभिक्रिया का वेग होगा। अभिक्रिया का वेग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस a के कोफिशिएंट, यहाँ पे जो a का मान है यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मुझे भाग देना पड़ेगा, यानी 1/a हो जाएगा माइनस में 1/a। और b के लिए जब हम करेंगे तो 1/b हो जाएगा, इसके लिए होगा 1/c और इसके लिए कहलाएगा 1/d। यानी कि कभी भी अब हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग। यानी कभी भी मुझे अभिक्रिया के वेग को लिखना होगा तो उसको स्टोइकियोमेट्री से के गुणांक से भाग देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये जो कहलाएगा सब रेट ऑफ रिएक्शन है, ROR। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया का वेग, ROR। ये भी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक का मान दिया रहेगा तो हम किसी का भी इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैंने डेल्टा A अपन डेल्टा T लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक में A के घटक A के खत्म होने की वो दर कहलाती है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे हम लोग कि एक इक्वेशन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और किसी भी घटक के खत्म या बनने की दर को कैसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब एक इक्वेशन या एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2x बन रहा है 4y और प्लस g। ये एक गैसीय समीकरण है या बिल्कुल या गैसीय समीकरण। इस समीकरण ये जो इक्वेशन या समीकरण हो रहा है या जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये एक बंद पात्र में हो रही है। अगर यह अभिक्रिया बंद पात्र में हो रही है तो किस तरह से होगी इसको जरा देखना। इसमें कुछ चीजें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, y की सांद्रता है, y की जो सांद्रता है वो दिया हुआ है 7.2 × 10⁻³ 3 मोल प्रति लीटर, -3 मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये चीज दी हुई है कि ये एक इक्वेशन है जो किस तरह से हो रहा है बंद पात्र में, जिसमें केवल y की सांद्रता दी हुई है 7.2 मोल प्रति लीटर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो पहला टर्म वो क्या चीज है, देखो ये क्या क्या पूछ रहा है इसमें। y के बनने की दर, आपको ये पूछा गया है कि y के बनने की दर। दूसरा पूछा गया है इसमें अभिक्रिया का वेग। इसमें पूछा गया अभिक्रिया का वेग। फिर पूछा गया तीसरा x के खत्म होने की दर। कोशिश करेंगे आप लोग इसको एक बार समझ लेंगे तो फिर इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से करेंगे। अब देखो भाई y के बनने की जो दर है वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं। अच्छा एक चीज इसमें और नहीं दिया है, y की जो सांद्रता है वो इतना, इसमें एक समय की बात नहीं की गई, यहाँ पे समय दिया हुआ है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है 20 मिनट तक हो रही है।
यानी कि जो समय है उस समय का मान ले लिया है। समय की जो वैल्यू कितनी है 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तक ये अभिक्रिया की कराई गई, यानी 20 मिनट में देखा गया है तो ये चीजें बनी है 4y और प्लस z, यानी 2x जो है वो खत्म होकर के y और z में बना, जिसमें y का मान 4y और z अकेले सिंगल बना है। और ये जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा 20 मिनट। अगर मैं y के बनने की दर लिखता हूं तो यहीं से आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला पॉइंट देखो, y के बनने की दर, या यहां से लिखो y के बनने की जो दर है वो क्या है, y उत्पाद है तो बनने की जो दर होगी वो क्या होगी। क्या मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री में भाग दूंगा, नहीं भाग दूंगा, क्योंकि मैं अभिक्रिया का वेग नहीं लिख रहा हूं। तो बनने की जो दर है वो कितनी है उसको हम लिखते हैं। तो देखो लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइड बाय डेल्टा t। ये जो डेल्टा t है यही 20 मिनट दिया है, जो समय लगा वो कितना लगा है 20 मिनट। डेल्टा y का मतलब क्या हुआ, y की सांद्रता दी है, y की सांद्रता कितनी दी है 7.2, यानी टोटल डेल्टा y का जो मान है कितना है 7.2 × 10⁻³ और डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आएगा वो देखो। ये जो वैल्यू आएगी इसको काटेंगे तो ये 10 और ये कितना आ जाएगा 3.6, उसे काटेंगे। अब ये 10 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 3.6 × 10 की घात, ये -3 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस बढ़ जाएगा तो -4। अब ये जो मैंने लिखा ना दर कहिए इसको वेग कहिए, इसका मात्रक क्या होगा मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड आएगा। इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मोल, यहां लिख रहे हैं मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड को हम लोग ऐसे, तो जो y के बनने की दर है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अभिक्रिया का वेग, अगर मुझे y के बनने की दर पता चल गया तो वेग क्या होगा, तो वेग जो होगा, अब मैं y का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे भाग दे दूंगा, यानी 1/4 और डेल्टा y कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइड बाय डेल्टा t, और इसका मान हमने निकाल लिया है। इसका मान कितना आया है 3.6, इसमें केवल 4 से भाग दे देना है, 3.6 × 10⁻⁻4, तो मान कितना आ जाएगा 0.9, यानी कि 0.9 × 10⁻⁻4, और मोल मात्रक वही रहेगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। थर्ड पॉइंट है x के खत्म होने की दर। x के खत्म होने की दर, वेग नहीं पूछा है, x के खत्म होने की दर। अभिक्रिया का वेग तो मैंने निकाल दिया, यही है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये हो जाएगा, लेकिन x के खत्म होने की दर जो x के खत्म होने की जो दर होगी वो क्या होगी, x के खत्म होने की जो दर होगी उसको हम कैसे लिखेंगे माइनस में। देखो पहले डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा t, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा t। तो क्या यहाँ पे x का मान दिया है, नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वेग लिखना पड़ेगा, यानी मुझे यह मान ज्ञात करने के लिए वेग को लिखना पड़ेगा इसके साथ। जरा वेग के लिए देखो, तीनों के लिए अगर मैं वेग लिखता हूं तो क्या कहलाएगा, x के लिए, y के लिए और z के लिए, या तो आप क्या कर लीजिए केवल x और y में वेग का इक्वेशन लिख लीजिए, अभिक्रिया का वेग। तो इसके लिए जब वेग लिखेंगे तो माइनस में 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा t, और ये बराबर हो जाएगा किसके y के लिए 1/4 इनटू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइड बाय डेल्टा t। जो डेल्टा ये जो वैल्यू मैंने निकाला है ना, ये क्या चीज है, अभिक्रिया का वेग है, और अभिक्रिया का वेग सब एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे इसका मैंने मान निकाल दिया कितना इतना, अब मुझे मान कितने का चाहिए इतने का, यानी मुझे केवल इतना चाहिए, तो ये जो हमारा 2 है इसको उधर भेजना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये किसके बराबर होगा, तो 0.9 × 10⁻⁻4। अब अगर मुझे केवल इतना पता करना है तो इतना पता करने के लिए मैं इस 2 को क्या करूंगा उधर भेज दूंगा। तो यहाँ से देखो भाई, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस में डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 0.9 और इनटू 0.9
9 और इंटू ये जो 2 है 2 गुणे 10 घाते -4, यानी जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और यह जो है ये तो हमने प्राप्त किया है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं x के खत्म होने की दर, x के खत्म होने की दर, और यही पूछा गया था। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे अब हम लोग